खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने बिहार की रणवीर सेना के 6 पूर्व कमांडरों के स्टिंग ऑपरेशन ब्लैक रेन में दावा किया है कि ये कमांडर बिहार के नरसंहार में लिप्त थे। एबीपी न्यूज कोबरापोस्ट.com के स्टिंग ऑपरेशन की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। ये तस्वीरें 1998 में हुए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की हैं, जिसमें दलितों के पूरे गांव में हिंसा का तांडव मचा था। इल्जाम लगा था रणवीर सेना पर, लेकिन इस हत्याकांड के आरोपी अदालत से बरी हो गए थे। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के साथ अलग अलग वक्त पर हुए बथानी टोला नरसंहार, शंकर बिघा नरसंहार, मियापुर नरसंहार, सरथुआ नरसंहार और इकवारी नरसंहार में कुल मिलाकर बच्चों और महिलाओं समेत 144 लोगों को मार दिया गया था। खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट के इस स्टिंग ऑपरेशन में शामिल हैं इन्हीं नरसंहारों में एक लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के 5 आरोपी और भोजपुर के दूसरे सरथुआ नरसंहार के आरोपी रविंद्र चौधरी, जो कि अदालत से बरी हो चुके हैं। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में रणवीर सेना के इन 6 कमांडरों ने बताया है कि किस तरह ये आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ एक युद्ध की तरह इन हत्याओं को अंजाम देते थे। कोबरा पोस्ट की टीम ने सीआईडी जांच में सामने आए रणवीर सेना के कमांडर रह चुके ऐसे शख्स से मिलने का निश्चय किया, जिसे कई आपराधिक मामलों में बिहार पुलिस आज भी तलाश कर रही है। उसमें बताया कि उसके दस्ते ने लक्ष्मणपुर बाथे में 50 से 60 लोगों को कैसे मारा। वही पर 50-60 को मारा था। अच्छा। और ट्रेन भी आए थे। जी। आप कैसे बना? ना, हम लोग सेवा में नहीं आए थे। जी। हम लोग जब हत्या किए तो विरोध में आए थे। नेता लोग का जो काम होता है, विरोध है ना झगड़ है, नेता लोग पुछार में आता है। अच्छा। मर जाने के बाद हम भी मरेंगे तो आएंगे, वो भी मरेगा तो आएंगे। नेता लोग तो नेतागिरी अपना करते रहता है। लक्ष्मणपुर बाथे जो इम्पोर्टेंट हो, मथानी टोला इम्पोर्टेंट है या लक्ष्मणपुर बाथे या बाथे खाली? लक्ष्मणपुर बाथे वो बोलता है। अच्छा। जो गांव है एक ही है, लक्ष्मणपुर बाथे वो बोलता है। जी जी। वहाँ पर बहुत अधिकांश रहते हैं। जी। इनके लोग रहते थे, सीपीआईएमएल। जी। अच्छा। तो उसमें मुखिया जी थे इसमें? जी। आप थे? और कौन कौन लोग? हम लोग वहाँ गए नहीं थे। जी। गया था बहुत आदमी। नौजवान था, 10 से करीब 100 आदमी आता है। लीड किसने किया था? लीड किया था इकवारी का हमारा ही भतीजा था, संतू नाम था। हाँ। अच्छा, उस समय था आपके पास? अच्छा। था, राइफल था। ये सब मतलब लाइसेंस है या गैर लाइसेंस है? लाइसेंसी अधिकतर था। जी। गैर लाइसेंसी भी कुछ था, लेकिन अधिकतर लाइसेंसी। ये जैसे सेमी ऑटोमेटिक तो ये लेना पड़ा था। भोजपुर के गांव बेलाउर में कोबरा पोस्ट की टीम की मुलाकात हुई रणवीर सेना के संस्थापक सदस्य रविंद्र चौधरी से। बिहार पुलिस ने रविंद्र चौधरी को 1994 में हुए जनसंहार में मारे गए 8 दलितों की हत्या में नामजद किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में ये आरोपी भी आसानी से बरी हो गया। रविंद्र चौधरी ने बिहार में हुए तमाम जनसंहारों में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया और अपनी भूमिका, आपराधिक कृत्यों के बारे में सभी उन रहस्यों से पर्दा उठाया जिससे देश, प्रदेश और दुनिया आज तक अनजान थी। रविंद्र ने कोबरा पोस्ट की टीम को कहा कि रणवीर सेना के पास मिलिट्री के स्वचालित हथियार हैं और गांव से मिलिट्री में भर्ती हुए मिलिट्री के जवान ही रणवीर सेना को ट्रेनिंग देते हैं। सब हथियार है, बहुत सारे लोगों ने मदद किया, डोनेट किया है। अच्छा। दान में दिया है, पैसा से भी हम लोग नहीं करते। एलएमजी तो मिलिट्री का है, एलएमजी और एमएमजी वगैरह सब एसएलआर तो मिलिट्री का है। हाँ, एसएलआर भी मिलिट्री सब है, लेकिन कौन उग्रवादी के पास नहीं है। सब मिलिट्री से छीना है, सिपाही लोगों से छीन कर रखा है, खाना उड़ाता है, क्या करता है, और सबसे हम लोग पैसा पर खरीद लिए। पैसा पर कौन नहीं बेचेगा। तो इस संगठन का इस तरीके से आपने पहले जमीन तैयार की, उसके बाद में और सच हमारे यहाँ सैनिकों का जीवन बीमा हम लोग कराए हुए थे, यहाँ तक हम लोग बढ़ गए थे। अच्छा। और अभी तक स्टॉक है।
इसलिए कि लोग सेना है अभी वर्तमान हाँ में? सेना है, लेकिन वो दरवाजा बंद है। ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग मिलिट्री के जवान लोग कराते थे। हम लोगों के मिलिट्री में आदमी हैं, वो छुट्टी आते थे, ट्रेनिंग दे देते थे छिपे जी। तो मान लीजिए कि इतना बड़ा गांव है तो 200-400 तो मिलिट्री के जवान है इस गांव में। अच्छा। तो अगर एक को दूध आ गया छुट्टी तो काम चल गया। लड़ने के लिए लोग जाता था, अब क्या कहा जाए। रविंद्र चौधरी ने हमारी टीम को ये भी बताया कि सामूहिक हत्याकांड करने से पहले किस तरह वारदात को अंजाम देने वाले गांव का चुनाव किया जाता था और किस तरह रणवीर सेना उस गांव को घेरने से पहले प्लानिंग और अपनी तैयारी करती थी। रविंद्र चौधरी के मुताबिक उनकी सेना 50 बड़े नरसंहारों को अंजाम देना चाहती थी। डिसीजन होता था कि मान लीजिए हम लोग मीटिंग किए, मीटिंग में हम लोग तय करते थे कि कौन गांव हम लोगों को ज़्यादा तबाह कर रहा है, उसके अगल बगल के गांव हम लोग चयनित करते थे कि अगर उसके अगल बगल के गांव में भी हम लोग कोई भयानक कार्य करेंगे तो उधर से जो आ रहा है दल बांधकर वो हमारे गांव या पड़ोस में नहीं आ पाएगा, पहले वही देखेगा। जैसे मान लीजिए बेलाउर हम लोग लड़ रहे हैं तो बेलाउर में चारों तरफ से माले आ जाते थे लड़ने के लिए। तो क्यों आ जाते थे? क्योंकि उनको रोक टोक नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसा रणनीति बनाया कि क्यों नहीं बेलाउर में हम लड़ रहे हैं तो बेलाउर के इर्द गिर्द में जितना गांव है उस सब गांव में हम लोग डिस्टर्ब कराए कि किसान वहीं पर मजदूरों से लड़ो ताकि वो मजदूर यहाँ तक ना आ पाए, नहीं तो वो लोग हम लोगों पर भारी पड़ जाता। तो वहाँ चल रहा है, वहाँ चल हम लोग तो ऐसा रणनीति बनाए थे कि एक ही दिन में 50 गाँव में नरसंहार हो। अच्छा। तब जाकर सरकार की नींद टूटेगी, नहीं तो सरकार तो केवल बस यही सोची रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक है, अति पिछड़ी है, इसके अलावा कोई जाति ही नहीं है। सरथुआ गांव में हुए नरसंहार में कैसे उसने पुलिस और न्यायालय को गुमराह किया। तब कहा एसपी की इनके ऊपर हत्या का राजनीति है, हत्या की आरोपी हैं। जी बिल्कुल सही, हम हत्या का आरोपी हैं। वो हमारे अंदर मजदूर था जिसकी हत्या हुई है, हम ही से कह रहे हैं कि FIR करवाइए, किसका किसका नाम रखें, आप बताइए कि किसका किसका नाम दे दे केस में। हम जानते हैं कि कौन तुम्हारी हत्या किया है भाई का, तो सर आपका भी नाम रख देंगे। हमको रख दो तो सर देखिए हमारा अंतिम में नाम रखा गया है। झूठ को भी साथ हम बनाते गए, यही अभ्यास ही कर रहे थे कि झूठ कैसे साथ में बदलेगा, और छूट गए, एको दिन नहीं रख पाया। अपने से बहस करके हम निकल आए, उसमें अपने ही से बहसे होता है। और जबकि आपने पूरा अंजाम दिया था उस घटना को? मैंने अंजाम मान लीजिए कि हम अंजाम नहीं दिए, लेकिन हमारे कहने से अंजाम हुआ तो हम ही लग दिए। मान लीजिए काम हम नहीं किए, हत्या नहीं करते, लेकिन कहे कि हत्या करो तो हम ही न किए। यहाँ से भेजा आपने? हाँ जी। कितने लोगों को भेजा? 50-60 लोगों को हम लोग भेजे थे दूसरे गांव में, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, तो सब आकर दूसरे गांव में किया। रविंद्र चौधरी ने रणवीर सेना के उन कृत्यों का भी समर्थन किया जिस कृत्य ने मानवता को शर्मसार कर दिया था। रविंद्र चौधरी ने महिलाओं और बच्चों की हत्या को पत्थर मारने पर पके हुए आमों के साथ कच्चे आमों का टूट जाना बताया। कारण कि जहाँ भेजा जाता था वहीं लोग जाते थे। अब मान लीजिए कि आपको भेजा गया कि 5 लोग पका हुआ आम तोड़ कर लाए, आऊ डंडा चलाया पेड़ पर, तो 2 गो पका गिराया, 8 गो कांचा गिर गया, तब उसको काट दिया जाएगा, क्यों कांचा तोड़ दिया। भेजा गया कि हत्या कीजिए जवानों को, और जवान के साथ बच्चा मिल गया तो उसको भी सफाई किया। तो कोनो पेमेंट पर नहीं ना है कि उसका पेमेंट काट लिया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो मिलिट्री जैसा आदमी को दंडित कीजिएगा क्योंकि आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, उसको हर सुविधा दे रहे हैं। हम लोग कौन सी सुविधा दे रहे थे? बिहार के बड़े दलित नरसंहार के ये 6 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। सिंह ऑपरेशन में बिहार के कई नेताओं और सफेद पोशों से मिलने वाले समर्थन और पनाह का जिक्र भी किया गया है।
और हमारे साथ इसी मुद्दे पर ये जो स्टिंग ऑपरेशन अब सामने आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल मौजूद हैं और हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा भी मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि इस स्टिंग में किस तरह की बातें कबूल कर रहे हैं? ये वो आरोपी हैं जिन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया क्योंकि सबूत नहीं थे पूरे, और अब वो बता रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी हासिल था तब जब वो नरसंहार कर रहे थे दलितों का। सुमेरा जी, अगर अच्छा होता कि वो बतलाते कि किसका राजनीतिक संरक्षण था। मुझे लगता था कि जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वो शायद खुलासा करवाते तो और अच्छा रहता। देखिए, आपने खुद ने कहा कि जो दिखाया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता कितनी नहीं है वो उसका चैनल नहीं मानता है, लेकिन दिखाए क्योंकि वो है तो दिखा रहे। जो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, बात करते हुए तो दिल में बहुत पीड़ा होती है और कहीं दुख ये होता है कि हिंदुस्तान के कानून की व्यवस्था जो है, न्यायालयों में न्याय हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको देख के तो यही लगता है। एक आदमी कबूल कर रहा है और न्यायालयों में वो छूट जाता है तो दुख होता ही है। नहीं तो सुधांशु जी, जो आपको दुख हो रहा है, ये पुराने सुनिए, आपको दुख हो रहा है बहुत, एक जाति किसी को भी देख सुनकर पीड़ा होगी कि इतने लोग मारे गए, उसके लिए अभी तक कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई पकड़ा नहीं गया इस तरह से कि उसको सजा मिल सके। अब आप ये कह रहे हैं कि पीड़ा हो रही है, पीड़ा इस बात को लेकर नहीं होती कि सरकारें क्या केस सही से नहीं लड़ती, क्या जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाती, क्या राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है इन बातों को, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बीजेपी की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये तब छूटे हैं जब आपके सहयोग से सरकार चल रही थी बिहार में। सुमेरा जी, इसमें बीजेपी कहां से आ गई बीच में? इसमें बीजेपी कहां से आ गई? न्यायालय की प्रक्रिया जो है न्याय देने की, उसमें भाजपा बीच में कहां आ गई? ये तो आप पूर्वायोजित एजेंडा की बात कर रही हैं। स्टेट पूर्वाग्रह से थोड़ी बात करी। इसमें पूरे अगर आपने देखा हो उसमें भाजपा का कोई नाम भी आया है क्या? मैं आपसे क्या भाजपा कहां से बीच में आ गई? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अरे ये तो इनसे पूछे, जांच आयोग को भंग किया गया, सरकार चल रही है, जांच आयोग को भंग किया गया इस मामले में, जो जांच आयोग बनाया गया था एक सदस्य, उसे भंग किया गया। अगर ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था, जब कोर्ट में चल रहा था तो इनके खिलाफ राज्य सरकार ही केस लड़ेगी ना, राज्य सरकार ही अपनी तरफ से सबूत जुटाएगी ताकि जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा मिल सके। अगर राज्य सरकार या जो सरकार है वो अपनी तरफ से सबूत ठीक से नहीं रखेगी कोर्ट में, तो छूट जाएंगे और फिर कैमरे पर कबूलेंगे, तो जिम्मेदारी होती है ना कहीं ना कहीं। सुमेरा जी, कानून की व्यवस्था और न्यायालय की प्रक्रियाएं दोनों अलग अलग चीजें हैं जी। और जिम्मेदारी तो अगर न्यायालय ने उनको बरी करा है तो स्वाभाविक तौर पे किसी ना किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए जी। बिल्कुल। इसलिए इसमें भाजपा का कहां से इसमें आ गया? मैं जो बाकी सारी आपकी बात मानता हूं, लेकिन इसमें भाजपा कहां से बीच में आ गई? अब आपने कहा कि एक इंक्वायरी कमीशन था। आप जानती हैं इंक्वायरी कमीशन जो है उसकी एविडेंशियल वैल्यू ही नहीं बची हुई कोई। यहां दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति है वो यही है कि देश में न्यायपालिकाओं से नहीं हो पा रहा है, न्यायपालिकाओं से न्याय नहीं हो रहा। ठीक है, मनोज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। मनोज जी, क्योंकि जो न्याय प्रक्रिया है जी को वो कह रहे हैं पीड़ा बहुत होती है, लेकिन इसके लिए फिर न्याय प्रक्रिया जिम्मेदार है कि छूट गए लोग और अब कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि गुनाह किया। जी समायरा जी, ये सारी वो घटनाएं हैं जिनको देख करके हम विद्यार्थी जीवन से लेकर के ये घटना हुई है। अगर आप गौर करें तो भरथुआ से लेकर मियाँपुर, शंकर बिघा और बथानी टोला, ये सारी घटनाएं 1995 से 2000 के बीच में हुई हैं। सर्वप्रथम तो ये मान लेना होगा कि इन घटनाओं के पीछे रणवीर सेना ने अंजाम देने वाली मुख्य मशीनरी थी। उसका जन्म कैसे हुआ, उसको कौन कौन लोग समर्थन दे रहे थे, ये सिर्फ कोबरा पोस्ट ने आज खुलासा नहीं किया है, बल्कि इसके बारे में काफी विस्तार से जिक्र हो चुका है अमीरदास कमीशन में। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैं बताऊं, इतने कष्ट का विषय है भूमि स्वामित्व को लेकर के। आपके यहां मैं सुन रहा था, माले एक संगठन है जो कि बेगार के खिलाफ संगठित करने का काम कर रहा था। उनके सिद्धांतों से, उनके तरीकों से हमारा भेद हो सकता है, लेकिन उसी दौर में हमारी सरकार बनी जिसकी वजह से एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ।
पिछड़े, अकलियत, ये समूह जो अब तक सिर्फ बैलेट पेपर को दूर से देखते थे, वो भागीदारी माने लगे। इसने बिहार के सामंती चरित्र को नहीं, लेकिन मनोज जी ये सब हम जानते हैं। रणवीर सेना का जन्म हुआ। मैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि ये लोग कोर्ट से छूट गए? करूंगा ब्रह्मेश्वर मुखिया, सुनिए जी, सुमेरा जी, सुनिए मेरी बात। ब्रह्मेश्वर मुखिया इस पूरे प्लान के वन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स थे, और ब्रह्मेश्वर मुखिया को गांधी बताते हुए गिरिराज सिंह ने उनकी मूर्ति लगाने की बात की है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन लोग हैं, किनका चरित्र इनके साथ है, कौन चाहते हैं कि बिहार में सामंतवाद ही फले फूले। इसको सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं देखने की जरूरत है। फिलहाल वक्त और एक ब्रेक का, एक दूसरे पर फिलहाल आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी सरकार के दौरान ऐसा हुआ, या वो चाहते हैं कि सामंती सोच ही आगे बढ़े और वो जो है उसका प्रचार प्रसार बिहार में हो। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, वापस आएंगे और बात करेंगे कि आखिर कौन है जिम्मेदार, क्यों छूट गए ये लोग जो अब कैमरे पर आकर कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने गुनाह किया।